नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको लाइट ऑफ जीएस में। आज हम अरिहंत का सेट प्रैक्टिस फर्स्ट हम करेंगे। ये 72 बीपीएससी के लिए सेट प्रैक्टिस है। इस सेट प्रैक्टिस परीक्षा में नए पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, अभ्यास और सरल चर्चा दी गई है। यह सत्र आपकी तैयारी को मजबूत करेगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा और परीक्षा को बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता करेगा। तो चलिए देखते हैं अरिहंत का सेट नंबर फर्स्ट आज हम। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक में एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के क्षेत्रों में गरीबी को मापता है। दो में एमपीआई की गणना एनएफएसएच राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के उपयोग करके की जाती है। तीन में भारत के सभी राज्यों में बहुआयामी गरीबी को समाप्त कर दिया है। कूट की सहायता से आपको चुनना है। तो आपको चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। एक में है आपको एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के क्षेत्रों में गरीबी को मापता है, और 2 में है एमपीआई की गणना एनएफएसएच राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के उपयोग करके की जाती है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 2 आपका कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। एआई सुरक्षा पर बलेचली पार्क घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने क्या किया। तो एक में है फ्रंटियर एआई मॉडल पर उत्पन्न जोखिमों को मान्यता दी। 2 में इस पर चीन और संयुक्त अरब अमीरात दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 3 में एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक एआई नियामक प्राधिकरण का निर्माण किया गया। आपका ऑप्शन देखेंगे हम, तो इसका होगा 1 और 2। फ्रंटियर, आपको फ्रंटियर एआई मॉडल उत्पन्न जोखिमों को मान्यता दी, और 2 में इस पर चीन, संयुक्त अरब अमीरात दोनों का हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है बलेचली पार्क घोषणा नवंबर 2023 में प्रथम एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई थी, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि फ्रंटियर एआई मॉडल महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। आपको जोखिम पैदा करते हैं। इस पर संयुक्त अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख शक्तियां सहित 28 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जो एक व्यापक वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, आपको 97वें अकादमी पुरस्कारों में अनोरा ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। सर्वश्रेष्ठ चित्र, निर्देशक, अभिनेत्री, पटकथा और संपादन सहित प्रमुख श्रेणियों में इसके प्रदर्शन को देखते हुए अनोरा ने कितने अकादमी पुरस्कार जीते हैं? तो कितने अकादमी पुरस्कार जीते हैं? तो आपको 5 अकादमी पुरस्कार जीता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। 97वें अकादमी पुरस्कारों में फिल्म अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशक, अभिनेत्री, पटकथा और संपादन सहित कुल 5 ऑस्कर प्राप्त किए हैं। सीन बेकर आपको कितने? 5। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, सामाजिक रूप से प्रासंगिक सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में किस श्रेणी के नए सिरे से जोड़ दिया गया है? नए श्रेणी से जोड़ दिया गया है। आपको सामाजिक न्याय पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पर जोड़ दिया गया है। सामाजिक न्याय पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। सामाजिक रूप से प्रासंगिक सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सामाजिक न्याय पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी पर नए सिरे से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार एशिया में जमीनी स्तर के नेतृत्व और नैतिक शासन को मान्यता देता है? आप कहता है निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार एशिया में जमीनी स्तर का नेतृत्व और नैतिक शासन की मान्यता देता है? तो आपको कौन देता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। रेमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया में जमीनी स्तर के नेतृत्व और नैतिक शासन को मान्यता प्रदान करता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है क्योंकि यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। यह नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर वर्ष 1957 में रखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, भारत की एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली IACCS मुख्य रूप से किससे संबंधित है? एक में वास्तविक समय हवाई क्षेत्र की निगरानी से, दो में नागरिक और सैन्य रडार नेटवर्क का एकीकरण से, तीसरे में आक्रामक मिसाइल लॉन्च क्षमता से। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2। एक में है आपको वास्तविक समय हवाई क्षेत्र निगरानी से और 2 में नागरिक और सैन्य रडार नेटवर्क का एकीकरण से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत के एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली IACCS मुख्य रूप से वास्तविक समय हवाई क्षेत्र की निगरानी और नागरिक सैन्य रडार नेटवर्क का एकीकरण से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, निम्नलिखित में किस रक्षा उपकरण ने भारत के रक्षा निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? एक में ब्रह्मोस मिसाइल, 2 में है डोनियल 228 विमान और 3 में है S-400 ट्राइफाइड प्रणाली। कूट की सहायता से चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। एक में है ब्रह्मोस मिसाइल, फिर है 2 में डोनियल 228 विमान। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भूमि, समुद्र और वायु प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जा सकता है। इसे मित्र देशों को व्यापक रूप से निर्यात किया गया है। डोनियल 228 HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा निर्मित एक हल्का परिवहन विमान है, जिसका उपयोग सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्य के लिए किया जाता है और इसकी कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, होलोकास्ट में पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण महोत्सव दिवस किस तत्वाधान में मनाया जाता है? होलोकास्ट के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है होलोकॉस्ट में पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण महोत्सव दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के तत्वाधान में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 9 है, आप 9 हम देखेंगे। कहता है हॉट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? हॉट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो आपको किसने जीता है? तब बानू मुश्ताक ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हॉट लैम्प पुस्तक के लेखक बानू मुश्ताक है, जिन्होंने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जीतने वाले पहली कन्नड़ लेखिका है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। इस पुस्तक दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं के संघर्ष की कहानी को चित्रित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर के लिए वार्ता में कितने मध्यस्थ के रूप में कार्य किया है? तो कितने मध्यस्थ के रूप में काम किया है? तो किसने किया है? तो विश्व बैंक ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर के लिए विश्व बैंक के मध्यस्थ के रूप में कार्य किया है। यह संधि 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर किए थे। आपको किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या कहता है? बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। सतत विकास लक्ष्यों SDG के संदर्भ में लक्ष्य 1 का मुख्य उद्देश्य क्या है? लक्ष्य 1 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको वर्ष 2030 तक दुनिया भर से गरीबों के सभी रूपों को समाप्त करना है। वर्ष 2030 तक दुनिया भर से गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य 1 का उद्देश्य है 2030 तक दुनिया भर से गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के प्रमुख कोर उद्योग में सबसे ज्यादा वेटेज भार है? तो आपको किसका है? रिफाइनरी उत्पाद का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में 8 प्रमुख कोर उद्योग के सूचकांक की गणना में रिफाइनरी उत्पादों का भार सबसे अधिक 28% है, जिसमें वे मुख्य उद्योग के उत्पादन में सबसे बड़े योगदानकर्ता बन गए हैं। 8 प्रमुख उद्योग है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है।
तो इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। कहता है दिसंबर 2025 में बिहार कैबिनेट ने 7 निश्चय 3 को मंजूरी दी है। 7 निश्चय 3 को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका होगा 2025 से 30 के लिए पिछली विकास योजनाओं को जारी रखना है। 2025 से 30 के लिए पिछली विकास योजनाओं को जारी रखना, ये आपका सही उद्देश्य। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। दिसंबर 2025 में बिहार कैबिनेट ने 7 निश्चय 3 की मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य 2025-30 के लिए पिछली विकास योजनाओं को जारी रखना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। वैश्विक सेवा निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में सबसे आगे है? वैश्विक सेवा निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से आगे है? तो आप कौन सा देश है? इनमें से एक से भी अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा वैश्विक सेवा निर्यात के मामले में संयुक्त अरब अमेरिका, आपको यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, तीनों से भारत आगे है। तीनों से भारत आगे है। आपको तीनों देशों कहता है जर्मनी, तीनों ही देश भारत से आपको आगे हैं। इस प्रकार इसमें से एक से अधिक होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। कहता आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको नहीं है, इसका होगा यह सभी नागरिकों के लिए ABHA को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में आपको सही नहीं पूछा है, तो सी कथन गलत है, क्योंकि यह नागरिकों के लिए ABHA को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 है MOHUA के तहत नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन NUDM के विकास में किस संगठन ने प्रमुख क्रियान्वय और ज्ञान भागीदारी को भूमिका निभाई है? तो आपको कौन निभाई है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA ने निभाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA के तहत नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन में विकास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ने प्रमुख क्रियान्वय और ज्ञान भागीदारी की भूमिका निभाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 भारतमाला परियोजना के तहत गलियारों की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कुल स्वीकृत सड़क लंबाई में सबसे बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है आपको आर्थिक गलियारा उत्तरदायी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत स्वीकृत कुल 34,800 किलोमीटर सड़क लंबाई में सबसे बड़े हिस्से आर्थिक गलियारे की हैं। आर्थिक गलियारे की स्वीकृति की लंबाई 9,000 किलोमीटर है। वही इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट में कुल लंबाई 6,000 किलोमीटर है। सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों के लिए 2,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। किसान ऋण पोर्टल KRP के मुख्य रूप से किस लिए लॉन्च किया गया था? किसान ऋण पोर्टल KRP का मुख्य रूप से किस लिए लॉन्च किया गया था? तो किस लिए लॉन्च किया गया था? एक में है आपको ब्याज सहायता दावों को स्वचालित करना। 2 में है ऋण देने वाले संस्थाओं को प्रतिभूति में देरी में कम करना। उपयुक्त में कौन सा सही है? आपको राइट आंसर 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है किसान ऋण पोर्टल KRP के मुख्य रूप से बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए ब्याज सहायता दावों को स्वचालित करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य इन दावों के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं और प्रतिपूर्ति में होने वाली देरी को कम करना भी है, जबकि किसानों को फसल बीमा दावों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सक्षम करना प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ए और 2 सही है। प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मुख्य रूप से किस रूप में रखा जाता है? भारत में विदेशी मुद्रा भंडार मुख्य रूप से किस रूप में रखा जाता है? तो आपको विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों FCA के रूप में रखा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के रूप में रखा जाता है, जिसमें USD, EUR,
GBP, JPY जैसे प्रमुख आरक्षित मुद्राएं शामिल हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। 20 है आपको NFHS 5 के अनुसार भारत के बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? 1 में पोषण, 2 में स्कूली शिक्षा के वर्ष, 3 में स्वच्छता तक पहुंच और 4 में प्रति व्यक्ति आय। कोड के उपयोग कर सही उत्तर को चुनें। तो आपको 1, 2 और 3 पोषण, 2 में स्कूली शिक्षा के वर्ष और 3 में स्वच्छता तक पहुंच। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है NFHS 5 आधारित MPI ढांचे के हिस्से के रूप में भारत में बहुआयामी गरीबी के आकलन करने के लिए पोषण का एक प्रमुख संकेतक है, जबकि स्वच्छता तक पहुंच बहुआयामी गरीबी उपायों के लिए जीवन स्तर के संकेतों का हिस्सा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय का उपयोग MPI संकेत के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि MPI केवल आय के बजाय प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1, 2, 3 आपका उपयोग करने का सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है। निम्नलिखित को मिलान करें। मिलान करना है तो सबसे पहले देखेंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम हो जाएगा 3 व्यापार योग क्रेडिट के माध्यम से अस्थायी कार्यों को बढ़ावा देना। 2 में है PM प्रमाण कार्यक्रम, इसका 1 होगा रासायनिक उर्वरक में कमी को प्रोत्साहित करना। 3 में है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन, इसका 4 हो जाएगा बायोगैस और बायोमास आधारित ऊर्जा पर ध्यान देना। डी में भारत कार्बन बाजार, इसका हो जाएगा 2 कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए ढांचा। इस प्रकार 1 का 2, B का 1, C का 4 और D का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 औटा सिमरिया पुल। औटा सिमरिया पुल की प्राथमिक उद्देश्य है। औटा सिमरिया पुल के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे। तो आपको उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा NH31 के माध्यम से जोड़कर दक्षिण बिहार के बीच की यात्रा के समय को कम करना है। औटा सिमरिया पुल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो NH31 के माध्यम से जोड़कर दक्षिण बिहार के बीच के यात्रा को समय को कम करना, ये आपका उद्देश्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। औटा सिमरिया पुल का प्राथमिक उद्देश्य NH31 के माध्यम से जोड़कर दक्षिण बिहार के बीच यात्रा के समय को कम करना है। औटा सिमरिया परियोजना विशाल गंगा नदी पर आपको 1.865 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल शामिल है। यह परियोजना औटा पटना जिला दक्षिण बिहार की सिमरिया बेगूसराय जिला बिहार से जोड़ती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। दरभंगा में उद्घाटित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI केंद्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तो यार इसका राइट आंसर होगा यह राज्य का दूसरा STPI केंद्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 है। भारत में MSMES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है MSMES भारत की GDP में 30% से अधिक योगदान करते हैं। 2 में है MSME क्षेत्र का निर्यात लगभग 48% हिस्सा है। 3 में MSME भारत में 32 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला दूसरा बड़ा नियोक्ता है। नीचे दिए गए कोड को उपयोग कर सही उत्तर को चुनें। इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। 25 हम देखेंगे अतः भारतीय इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? तो आपको 1 में है भारत विश्व स्तर पर कच्चे इस्पात के दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2 में अधिकांश इस्पात संयंत्र और लौह अयस्क बेल्ट के समीप स्थित है। 3 में है भारत तैयार इस्पात उत्पादों को शुद्ध निर्यातक है। दिए गए कोड को उपयोग कर सही उत्तर को चुनें। तो आपको राइट आंसर 1, 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत इस्पात उद्योग के समय में 3 कथन दिए गए। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और
कच्चे माल के परिवहन लागत कम करने के लिए अधिकांश प्रमुख इस्पात संयंत्र उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लॉ एक्स बेल्ट के पास स्थित है। 3 में है, हाल के वर्षों में भारत तैयार इस्पात उत्पादकों में शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है, विशेष रूप से मजबूत वैश्विक मांग के दौरान। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपको ग्रेड स्तर को सीखने के परिणामों में पीछे रहने वाले छात्रों को लक्षित और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना। ग्रेड स्तर से सीखने के परिणामों में पीछे रहने वाले छात्रों को लक्षित शैक्षणिक सहायता प्रदान करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ग्रेड स्तर पर सीखने और परिणामों को पीछे रहने वाले छात्रों को लक्षित शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है बिहार में मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। 27 है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 YUVA ढांचा के तहत निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ सही नहीं है? सही नहीं है तो आपको वैश्विक उद्यम पूंजी एकीकरण कार्यक्रम आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। वैश्विक उद्यम पूंजी एकीकरण कार्यक्रम बिहार स्टार्टअप नीति 2022 ढांचा के तहत शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 में बिहार में वास्तविक GSDP में 2 अंक की वृद्धि दर्ज की है। 3 में सेवा क्षेत्र GSVA में सबसे बड़ा योगदानकर्ता का बना हुआ है। 3 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से नीचे बनी हुई है। तो आपको कोड के उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। तथा बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में तीनों कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। बिहार में जनसंख्या रुझानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में बिहार की कार्यशील आयु की जनसंख्या 2040 के दशक की शुरुआत तक बढ़ने का अनुमान है। 2 में है मध्यम अवधि में बिहार की निर्भरता अनुपात घटने की उम्मीद है। 3 में बिहार की जनसंख्या का बुढ़ापा राष्ट्रीय औसत की तुलना में तेजी से होगी। नीचे दिए कोड को उपयोग कर सही उत्तर को चुने। तो चुनना है, इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता जनसंख्या रुझानों के संबंध में कथन 1 और 2 सही है। जनगणना के रुझान SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और जनसंख्या अध्ययनों पर आधारित अनुमान लगाते हैं। बिहार की कार्यशील आयु की जनसंख्या 15 से 59 वर्ष 2024 के दशक की शुरुआत तक बढ़ती रहेगी, जो लंबे समय तक जनसंख्या लाभांश का समर्थन करेगी, आपको करेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 है, छत्तीसगढ़ का पहला आर्द्र भूमि जिसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया वह है। छत्तीसगढ़ का पहला आर्द्र भूमि जिसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया है वह है, तो कौन सा है? इसका होगा कोपरा जलाशय। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कोपरा जलाशय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि को रामसर कन्वेंशन के तहत 2025 में नामित होने वाला भारत का 95वां छत्तीसगढ़ का पहला आर्द्र भूमि बन गया है। यह जलाशय बिलासपुर जिले में स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण मीठे पानी के आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों की भर्ती करने की शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है? तो आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों में भर्ती करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के मुख्य न्यायाधीश में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों की भर्ती करने की शक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है, तो कौन सा सही नहीं? ये संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ये आपका सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा भारत में सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में कथन सी सही नहीं है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल एक संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है, बल्कि यह पद वैधानिक नियमों और परंपराओं के तहत बनाया गया, न कि सीधे संविधान द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे।
संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित विषयों पर विचार करें, इनमें से कौन सी संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? 1 में वन, 2 में पुलिस, 3 में शिक्षा और 4 में बाट और माप। नीचे दिए कोड को उपयोग कर सही उत्तर को चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 होगा, जो आपको संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत आती है। इसका राइट आंसर बी होगा। कहता है वन, शिक्षा और बाट एवं माप समवर्ती सूची के शामिल है। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है, जबकि पुलिस व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो आपको किस क्षेत्र में है? तो आपको कैमूर में है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। ISFR 2023 के अनुसार बिहार के कैमूर जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र आपको 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। 35 गंगा डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 में यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश के मीठे पानी की नदियों में पाई जाती है। 2 में है यह एक अंधी नदी डॉल्फिन है जो नेविगेट करने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करती है। दूसरा में यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध है। 4 में है इसे सूस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन देखना है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में 1, 2 और 4 सही है। गंगा डॉल्फिन एक मीठे पानी की प्रजाति है जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा बृहत्तम मेघना के तंत्र में पाई जाती है। यह कार्यात्मक रूप से अंधी होती है और नदी के गंदे पानी में रास्ता खोजने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करती है। इसे लोकप्रिय रूप से सूस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम सतह पर आते समय द्वारा इसके निकाली जाने वाली ध्वनि के आधार पर रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में इसे वर्ष 1936 में हाईली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। 2 में यह उत्तराखंड में स्थित है। 3 में यह भारत का दूसरा सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। 4 में यह टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही है, तो आपका ऑप्शन है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में 1, 2 और 4 सही है। इसे 1936 में हाईली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जो इसे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। यह पार्क उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के उद्देश्य से शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर को एक प्रमुख हिस्सा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। 37 देखेंगे। सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है आपको। देखो है केई बुल लाम जाओ, तो ये हो जाएगा 4 मणिपुर में है। बी में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो ये हो जाएगा 3 राजस्थान में है। और सजेन खली मैग्रोवा रिजर्व, तो ये हो जाएगा आपको 1 पश्चिम बंगाल में है। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो असम में है। इस प्रकार 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है केई बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव राजस्थान राज्य में स्थित है, जबकि सजेन खली मैग्रोवा रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपको इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। जबकि आपको संजय राष्ट्रीय उद्यान संजय डुगरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाधव राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सिवानी और छिंदवाड़ा महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। और आपको नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपको बीजापुर में स्थित नहीं है।
इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के दक्षिण भारत के बीच में एक प्राकृतिक विभाजन के रूप में कार्य करती है? तो आपको कौन करती है? तो विंध्य पर्वत करती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक प्राकृतिक विभाजन के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, 14 है, कौन सा देश ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता करने और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए निर्धारित है? तो आपको कौन है? तो भारत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी और समूह की अध्यक्षता करने के लिए निर्धारित है। आपको भारत 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर ब्राजील से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत इस वर्ष 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है, आपको कौन सा भारतीय राज्य देश के दूसरे स्पेस पोर्ट कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट केंद्र है? तो आपको कौन सा है देखेंगे, कहता है कौन सा भारतीय राज्य देश के दूसरे स्पेस पोर्ट कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट का केंद्र है? तो आपको कौन सा है? तो सी, तमिलनाडु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। देश का दूसरा स्पेस पोर्ट कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट भारतीय राज्य तमिलनाडु के पुथुकुडी जिले में स्थित है। स्पेस पोर्ट की आधारशिला फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। यह मुख्य रूप से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV का व्यावसायिक परीक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 42 है, नदियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है महानंदा गंगा नदी के दाईं तट पर सहायक नदी है। 2 में है मेची नदी बागमती नदी की सहायक नदी है। 3 में है सोन नदी उसी पहाड़ियों से निकलती है जहां से नर्मदा नदी निकलती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? आपको सी, केवल 3, सोन नदी उसी पहाड़ी से निकलती है जहां से नर्मदा नदी निकलती है, ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है आपको सोन और नर्मदा नदी दोनों अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? तो किन राज्यों से होकर बहती है? तो आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है नर्मदा नदी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे उत्तरी द्वीप है? भारत का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा? तो आपको डी होगा, नरकोंडम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नरकोंडम भारत का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान सागर में लगभग 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ अक्षांश के पास स्थित नरकोंडम द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भीतर एक दूरस्थ और सुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 45 है, जिंदागढ़ शिखर कहाँ स्थित है? जिंदागढ़ शिखर कहाँ स्थित है? तो आपको कहाँ स्थित है? तो आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। जिंदागढ़ शिखर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। इसे अरमाकोड्डा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में कौन सी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी है ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको मर्रे नदी है सबसे लंबी नदी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे नदी है। इसकी कुल लंबाई 2508 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 47 है, किस वायसराय के काल के दौरान दिल्ली 1912 में वायसराय के जुलूस पर बम फेंका गया था? किस वायसराय के काल के दौरान दिल्ली 1912 में वायसराय के जुलूस पर बम फेंका गया था? तो फेंका गया था, आपके ऑप्शन देखेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग के पर बम फेंका गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। लॉर्ड हार्डिंग वह वायसराय थे जिनके जुलूस पर 1912 में दिल्ली पर बम फेंका गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना से जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़े हुए हैं? तो आपको सोहन सिंह भखना जुड़े हुए हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा।
स्वयं भखना 1913 में संयुक्त अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना से जुड़ा था? आखिर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना से कौन जुड़े हुए थे? आपके ऑप्शन देखेंगे तो आपको होंगे आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान। आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान आपको 1906 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने वर्ष 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना से जुड़े थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 15 है, राष्ट्रवादी पत्रिका यंग इंडिया के संपादन और उसे लोकप्रिय किसके द्वारा किया गया था? तो आपको महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी पत्रिका यंग इंडिया के संपादन और उसे लोकप्रिय बनाया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 51 है, वैदिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में गाय विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती थी। दो में कृषि उपकरणों के लिए लोहे के बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। तीन में पशुपालन का प्रमुख व्यवसाय था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको इसका राइट आंसर 1 और 3। आपका एक गाय विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती थी और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथन 1 और 3 सही है। गाय गौ विनिमय का माध्यम मूल की इकाई थी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में पशुपालन पर आधारित था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। निम्नलिखित बौद्ध संगति और उसके स्थानों को सुमेलित करें। सूची 1 में संगति है और सूची 2 में स्थान है। तो आपको देखना है प्रथम बौद्ध संगति। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो आपको राजगिरी में हुआ है, 2 हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में 1 हो जाएगा। 3 में तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ था। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। 1 में अर्थशास्त्र का संकलन, 2 में बुद्ध का महापरिनिर्वाण, 3 में नंद वंश का उदय, 4 में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। उपयुक्त में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो आपको 2, 3, 4, 1 सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है कि बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। आपको 345 ईसा पूर्व में मगध में महापद्मानंद के नेतृत्व में नंद वंश का उदय हुआ। 3 में नंदों को हराने के बाद 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम और सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ। और 4 में चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संकलन हुआ था। इस प्रकार 2, 3, 4, 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। विसैनिकृत क्षेत्र निम्नलिखित में किन देशों के बीच स्थित है? तो आपको किन देशों के बीच है? तो कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कोरिया और दक्षिणी कोरिया के विसैनिकृत क्षेत्र DMZ द्वारा अलग किया गया है। DMZ की स्थापना 1953 में कोरिया युद्ध विराम समझौते के बाद किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 55 है। बाबा अल मंडेब जल डमरू मत जोड़ता है। बाबा अल मंडेब जल डमरू मत जोड़ता है। तो आपको लाल सागर और अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। लाल सागर और अदन की खाड़ी से बाब अल मंडेब जल डमरू मत द्वारा जोड़े गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरती है? तो आपको कहाँ से गुजरती है? तो आपको ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच वह स्थान है जहाँ से प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में अपना सलाह जरूर दें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है? तो इसका देखेंगे हम, तो ये होगा पनामा जल डमरू मध्य को। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। आपको
पनामा जलडमरूमत उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 58 है, बिहार की नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी नदी राज्य के भीतर बहने वाली लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में पहचानी गई है, जबकि कुछ दक्षिण तट की सहायक नदियों की तुलना में इसका जल निकासी बेसिन अपेक्षाकृत छोटा है। तो आपको ऑप्शन देखेंगे तो आपको होगा बागमती नदी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको गंगा के बाद राज्य के भीतर की लंबाई के मामले में बिहार से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी बागमती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 59 है, ज्वालामुखी द्वीपों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा उसकी टेक्टोनिक सेटिंग विवर्तनिक स्थिति के साथ साथ सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन है? तो आपको आइसलैंड, मध्य अटलांटिक कटक और हॉटस्पॉट। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। दिए गए युग्मों में ये सही है। आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक अब सारी प्लेट सीमा पर स्थित है और इसे सेंट्रल हॉटस्पॉट से भी प्रभावित है, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि होती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है, बिहार के किस जिले में पत्थल कला परंपरा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मान्यता मिली है। बिहार के किस जिले में पत्थल कला परंपरा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो आपको किसको मिला है? तो आपको गया को मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। बिहार के गया जिला में 300 वर्ष पुरानी पत्थल कला शिल्प का जीआई टैग दिया गया है, जो इसकी अनूठी भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत को मान्यता देता है। गया पत्थल कला के स्थानीय पत्थल पर जटिल नक्काशी शामिल है, जो 3 शताब्दियों से आर्थिक समय से प्रचलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 61 है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान भारत में स्थित किस विशेष केंद्र के माध्यम से वन अनुसंधान आयोजित करता है? तो आपको जबलपुर आयोजित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान TFRI मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यह भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE के तहत काम करने वाली एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन इसे जड़ें वर्ष 1973 में देहरादून के एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में शुरू हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 62 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किन 2 जैविक भौगोलिक क्षेत्रों के संगम पर स्थित है? तो आपको किस पर है? तो मैकाल श्रेणी और मध्य भारतीय उच्च भूमि पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मैकाल श्रेणी और मध्य भारतीय उच्च भूमि के संगम पर स्थित है। मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी के पूर्वी विस्तार का निर्माण करती है। कान्हा का स्थलाकृति और वनस्पति को प्रभावित करती है। मध्य भारतीय उच्च भूमि सूक्ष्म पर्णपाती वन विशेषताओं और वन जीव विविधता में योगदान देती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 63 देखेंगे, गोकुल जलाशय का सबसे अच्छा वर्णन है। गोकुल जलाशय का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? आपको नदी के बहाव में बदलाव से बनी एक प्राकृतिक गोकुल झील। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। गोकुल जलाशय का सबसे अच्छा वर्णन नदी के मार्ग परिवर्तन से बनी एक प्राकृतिक गोकुल झील के रूप में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों की एक व्यवहारिक आबादी का समर्थन करने वाले एकमात्र परिदृश्य के रूप में कार्य करता है? तो आपको कौन कार्य करता है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के बाघों के व्यवहारिक आबादी के समर्थन करने वाले एकमात्र परिदृश्य के रूप में काम करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे, पायराइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको पायराइट के बारे में कहता है, पायराइट रासायनिक रूप से आयरन डिसल्फाइड ApS2 और आमतौर पर मूर्खों का सोना कहा जाता है। 2 में बिहार भारत में पायराइट का अग्रणी उत्पादक है, जिसके मुख्य निक्षेप रोहतास अमझोर क्षेत्र में है। 3 में पायराइट का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में और सल्फर के स्रोत के रूप में किया जाता है। पायराइट भारत में लोहे की निष्कासन के उपयोग किए जाने वाला प्रमुख अयस्क है। उपयुक्त में से सही को चुनना है। सही कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3।
1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। प्रश्न संख्या 66 है, बिहार का दियारा भूमि शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आपको क्या तात्पर्य है? तो निक्षेपण और अपरदन द्वारा निर्मित निचले नदी तटीय क्षेत्र का तात्पर्य है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। दियारा भूमि का तात्पर्य निक्षेपण और अपरदन द्वारा निर्मित निचले नदी तटीय क्षेत्र से है। दियारा भूमि का निर्माण नदियों के किनारे बार बार आने वाली बाढ़, अपरदन और निक्षेपों के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। प्रश्न संख्या 67, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होता है? बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा जिला होता है? तो आपको कौन सा होता है? तो दरभंगा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिला दरभंगा है। दरभंगा नेपाल से निकलने वाली कई नदियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र है। बागमती, कमला जैसी नदियां के मानसून के दौरान प्राय बाढ़ आती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 68 है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल से नहीं निकलती है? नेपाल से नहीं निकलती है। तो कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो आपको सोन नदी नेपाल से नहीं निकलती। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बिहार की सोन नदी नेपाल से नहीं निकलती क्योंकि यह सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे अच्छे व्याख्या करता है कि दक्षिण बिहार में की तुलना में कम बाढ़ क्यों आती है? कहता है निम्नलिखित में कौन एक सबसे अच्छा व्याख्या करता है कि दक्षिण बिहार में बिहार की तुलना में कम बाढ़ क्यों आता है? तो आपका क्यों आता है? तो कठोर चट्टानी पठार और सतही तीव्र ढाल है, इसके कारण कम बाढ़ आता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है दक्षिण बिहार में बिहार की तुलना में कम बाढ़ मुख्य रूप से इसकी कठोर चट्टानी, पठारी सतह और तीव्र ढाल के कारण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 17 है, बटलर समिति 1927 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आपको क्या था? भारतीय रियासतों और ब्रिटिश क्राउन के बीच संबंधों को परिभाषित करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारतीय रियासतों और ब्रिटिश क्राउन के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में बटलर समिति की नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय सेना INA आंदोलन में रास बिहारी बोस की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो किसने सबसे अच्छा वर्णन किया है? तो आपको सुभाष चंद्र बोस द्वारा नेतृत्व संभालने से पहले दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता लीग के शुरुआती आयोजक अच्छा वर्णन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस द्वारा नेतृत्व संभालने से पहले दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता लीग की शुरुआत के आयोजक थे। रास बिहारी बोस एक शुरुआती क्रांतिकारी थे जो गदर गतिविधियों के बाद जापान चले गए थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व संभालने के लिए आमंत्रित किया था, जो एक संक्रमणकालीन चरण का प्रतीक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। कथन, मेरे शरीर पर पड़ी लाठियां ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपको? तो लाला लाजपत राय से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। मेरे शरीर पर पड़ी लाठियां ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, यह कथन लाला लाजपत राय से संबंधित है। लाला लाजपत राय ने यह बयान 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज के बाद दिया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 73 है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह आंदोलन नील की खेती करने वाले थोपी गई 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ शुरू किया गया था। 2 में आधिकारिक जांच समिति में महात्मा गांधी इसके सदस्य में से एक थे। 3 में है, इस आंदोलन में भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ गांधी के पहले प्रयोग चिन्हित किया गया। 4 में इसका तत्काल परिणाम बिहार के जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। आपको कोड की सहायता सही उत्तर को चुनना, सही उत्तर को चुनने का रहा है। तो इसका हो जाएगा आपको 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। चंपारण सत्याग्रह 1971 के संबंध में कथन 1, 2 और 3 आपका सही है। 1917 के संबंध में, 1917 के संबंध में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न 74 है, आपको वर्ष 1973 में प्रांतीय चुनाव के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार के प्रीमियर मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है?
किसने किया है? तो आपको मोहम्मद यूनिस ने किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। 1937 के चुनाव के बाद बिहार के पहले प्रीमियर मोहम्मद यूनिस बने थे, जिन्होंने 1 अप्रैल 1937 को कार्यभार संभाला था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में कौन सी महिला विचारक मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल के बजाय उपनिषद काल से जुड़ी हुई है? ऋग्वैदिक काल के बजाय उपनिषद काल से जुड़ी हुई है। तो किसने जुड़ी हुई है? तो मैत्रेयी जुड़ी हुई। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। मैत्रेय मुख्य रूप से उपनिषद काल से जुड़ी थी। इसका उल्लेख बृहदनयक उपनिषद की प्रमुखता से मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 निम्नलिखित को मिलान करें। कहता है निम्नलिखित को मिलान करें। तो एक में है अशोक, तो अशोक का 3 होगा धम्म प्रचार। बी में है हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन का 1 हो जाएगा प्रयाग सभा। सी में है रुद्रदामन, तो रुद्रदामन का हो जाएगा 2 सुदर्शन झील शिलालेख। और डी में है राजेंद्र चोल, तो इसका हो जाएगा गंगईकोट चोलपुरम। इस प्रकार मिलाएंगे, एक का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। निम्नलिखित संस्कृति चरणों को काल अनुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। एक में मौर्य, सुंग, कुषाण और गुप्त है, तो आपको सजाना है। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। सही क्रम में है आपको एक में मौर्य, उसके बाद आया सुंग, उसके बाद आया कुषाण, उसके बाद आया गुप्त। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुधारक आंदोलन के बीच विमेल को दर्शाता है? विमेल को दर्शाता है, तो आपको किसने दर्शाता है? तो आपको विमेल को दर्शाता है, तो आपको राजा राम मोहन राय जस्टिस पार्टी, ये आपका विमेल को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि दिए गए डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ना कि जस्टिस पार्टी का। किसका स्थापना किए थे? तो आपको राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ना कि जस्टिस पार्टी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी कृति सीधे चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी कृति सीधे चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है? तो आपको शिष्टाष्टकम संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। शिक्षाष्टकम कीर्ति चैतन्य महाप्रभु से समर्पित है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के गौड़ीय वैष्णववाद के संस्थापक थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। 1830 के दशक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो विचार करने का था सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको, उसके बाद गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर, 3 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 4 में नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। कौन सा काल अनुक्रम सही है? तो कौन सा काल अनुक्रम सही है? तो आपको हो जाएगा सी 4, 3, 2, 1। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा, क्योंकि सही अनुक्रम 4, 3, 2, 1 है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती दांडी यात्रा शुरू की थी। आपको फिर है प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में, जनवरी 1931 में लंदन में आयोजित किया गया, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। फिर है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षरित था, जिसके बाद आंदोलन स्थगित किया गया। फिर 1931 के स्थगन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हुआ। अंततः अप्रैल 1934 में इसे औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। 1872 ईस्वी में बिहार के पहले समाचार पत्र बिहार बंधु का प्रकाशन किसने किया था? बिहार बंधु का प्रकाशन किसने किया था? तो आपको केशव राय भट्ट ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। केशव राव भट्ट बिहार बंधु पत्रिका के प्रकाशक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। 82 निम्नलिखित में कौन सा विद्वान बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म का प्रमुख योगदान करता था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा नहीं था? तो कौन थे? तो आपको वसु बंधु थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वसु बंधु नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े नहीं थे, बल्कि वे फिरोजपुर पेशावर से जुड़े हुए थे। वे बौद्ध दर्शन के सबसे मौलिक ग्रंथों में से एक अभिधर्म कोश के लेखक भी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। निम्नलिखित में तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं थे। निम्नलिखित में कौन तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं थे? तो आपको नागार्जुन नहीं थे।
इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नागार्जुन तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं थे, वे एक महान दार्शनिक और माध्यमिक शून्यवादी स्कूल के संस्थापक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको निम्नलिखित को मिलान करें, एक में सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 और सूची 2 को हम देखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन होगा महात्मा गांधी। बी में है जेपी आंदोलन, तो जेपी आंदोलन होगा 1 जयप्रकाश नारायण। सी में भूदान आंदोलन, तो आचार्य विनोबा भावे। और डी में नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो मेधा पाटिकर। इस प्रकार 1 का 2, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। प्रश्न संख्या 85, बिहार में मिथिला मिहिर समाचार पत्र से कौन जुड़ा था? बिहार के मिथिला मिहिर समाचार पत्र से कौन जुड़ा हुआ था? तो आपको गिरिंदर मोहन जुड़े हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। गिरिंदर मोहन बिहार के मिथिला मिहिर समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 86 है, रानी दुर्गावती किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी? किस राज्य की थी? तो आपको गोंड राज्य की प्रसिद्ध रानी थी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। रानी दुर्गावती गोंड कटंगा के गोंड साम्राज्य की प्रसिद्ध शासक रानी थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। दक्कन का पठार मुख्य रूप से किससे बना हुआ है? दक्कन का पठार मुख्य रूप से किसका बना हुआ है? तो आपको बेसाल्टिक लावा प्रवाह से बना हुआ है, बेसाल्टिक लावा प्रवाह से। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। दक्कन का पठार मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा प्रवाह टाइप चट्टाने से बनी, जिसका निर्माण दरारी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 88 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में नहीं गिरती है? तो आपको लोहित नदी गंगा में नहीं गिरती। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। लोहित नदी गंगा में नहीं गिरती है, या ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 89 है, तेल, ईब और जोंक किस नदी की सहायक नदी है? तेल, ईब और जोंक किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी की है? तो आपको महानदी की है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तेल, ईब और जोंक महानदी की सहायक नदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 90 है, बिहार का छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से बना हुआ है? छोटा नागपुर पठार का चट्टान किससे बना हुआ है? तो आपको सभी से बना, अग्नेय, कायांतरित, अपसादी तीनों से बना हुआ। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। बिहार की छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से मिश्रित चट्टानों से बना हुआ है, जिसमें अग्नेय, कायांतरित, अपसादी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 91 है, कोसी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आपको किस जिले में स्थित है? आपको सुपौल जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 92 है, स्वर्णरेखा नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। 2 में यह नदी कुछ हिस्सों में झारखंड, छत्तीसगढ़ के बीच की सीमा बनाती है। 3 में है हरकई इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और 4 में इस नदी के चांडिल बांध बना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको राइट आंसर 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। स्वर्णरेखा नदी के संदर्भ में 1 और 3 और 4 कथन सही है। यह झारखंड राज्य के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है। खरकई इसकी प्रमुख सहायक नदी है। चंडिल बांध का निर्माण स्वर्णरेखा नदी पर किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। मखाना के पौधे के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह एक जलीय पौधा है जो रुके हुए जल की निकायों में उगाया जाता है। 2 में बिहार के प्रमुख खेती वाले दरभंगा और मधुबनी है। बीजों को भूनकर नाश्ते के रूप में खाया जाता है। इष्टतम विकास के लिए पौधे के खड़े पानी की आवश्यकता होती है। फूट की सहायता से चुनना है। आपको इसका राइट 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। मखाना पौधे के संदर्भ में 1, 2 और 3 सही है। यह तालाबों, दलदलों और गोकुल झीलों जैसे रुके हुए बारहमासी जल निकास निकायों में 5 मीटर की गहराई तक एक जलीय पौधे के रूप में उगता है। मिथिला क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी जिले इसकी खेती का अग्रणी है। बीजों की कटाई, सफाई, धूप की सुखाने और भुनने की प्रक्रिया के बाद यह प्रोटीन युक्त स्कैन के रूप में तैयार होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन
PLI योजना का लक्ष्य क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंटरव्यू इंसिटिव PLI योजना का लक्ष्य क्या है? तो आपको पहचाने गए क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना, तो में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धिशील बिक्री के आधार पर फर्मों को प्रोत्साहन करना, कूट की सहायता से चुनना है। तो आपको सी होगा, 1 और 2 आपका दोनों सही, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI के संदर्भ में दोनों कथन सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको क्या है? तो जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संस्थागत बनाना है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 का प्राथमिक उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संस्थागत बनाना है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 96 है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में कौन सत्य है? पता है सत्य पूछा गया है, तो आपको कौन सा सत्य है? तो आगे ऑप्शन देखेंगे हम इसका। आपको सत्य है या अविलंबनीय लोक महत्व के एक निश्चित मामले की ओर ध्यान आकर्षित करता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 97 है। आपको 97 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन से मामले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो मौलिक अधिकार का प्रवर्तन आते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 98 है। किस राष्ट्रवादी नेता को कांग्रेस के तत्काल राजनीतिक लक्ष्य के रूप में स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो आपको बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस के तत्काल राजनीतिक लक्ष्य के रूप में स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 99 है। निम्नलिखित में कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों के बजाय समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है? 1 में समान कार्य के लिए समान वेतन, 2 में ग्राम पंचायत को गठन, 3 में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, और 4 में है आजीविका के प्राप्त साधनों का अधिकार। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है, तो आपको सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर 1 और 4। 1 और 4 समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविकों के प्राप्त साधनों का अधिकार, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के डी, आजीविकों के प्राप्त साधनों का अधिकार अनुच्छेद 39 गांधीवादी सिद्धांतों का बाजार समाजवादी आदर्श पर आधारित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। संख्या 100 है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है, तो आपको नहीं है। 5वीं अनुसूची असम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये आपको सुमेलित नहीं है। सुमेलित ए आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि संविधान की 5वीं अनुसूची क्षेत्र और अनुसूची जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। प्रयागराज महाकुंभ को शासन और आपदा प्रबंधन की विमर्श में अभूतपूर्व मानव समागम के प्रबंधन में निम्नलिखित में से किस तकनीक आधारित हस्तक्षेप का नेतृत्व करने के लिए नोट किया गया था? तो नोट किया गया था, तो आपको भीड़ विश्लेषण और नियंत्रण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सक्षम ड्रोन सिस्टम को एकीकृत का उपयोग किया गया था, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अभूतपूर्व मानव समागम के प्रबंधन के लिए भीड़ विश्लेषण और नियंत्रण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI सक्षम ड्रोन सिस्टम, CCTV कैमरा और अन्य तकनीकी उपकरणों को एकीकृत उपयोग किया गया था, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 102 देखेंगे। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर हटाने के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर हटाने के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं होगी, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न है आपको कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों के संबंध में भी सही है। अनुच्छेद 217, 218 के तहत हटाने की औपचारिक प्रक्रिया के अतिरिक्त विधायकों में उच्च न्यायालय और न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा की अनुमति नहीं है, जो न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 103 है। मौलिक अधिकारों पर
उचित प्रतिबंध को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक में प्रतिबंध प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप हो, 2 में प्रतिबंध संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन ना करे, 3 में केवल सामाजिक नैतिकता को प्राप्त औचित्य है, 4 में प्रतिबंध प्रकृति के मनमाने हो। कूट के सहायता से आपको बताना है। इसका राइट 1 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मौलिक अधिकार को उचित प्रतिबंध के संदर्भ में कथन 1 और 2 आपका सही है। कथन आपका 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता कौन निर्धारित करती है? वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता कौन निर्धारित करती है? तो आपको कानून द्वारा संसद निर्धारित करती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के 2 के अनुसार वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति की योग्यता संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में स्थगन सदन के सत्र को समाप्त करता है। 2 में सत्रावासन एक सत्र को समाप्त करता है। 3 में विघटन आपको संसद के जीवन को समाप्त कर देता है। 4 में केवल अध्यक्ष ही सदन को सत्रावासन कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा है, तो आपको कौन सा सत्य नहीं है? तो आपको 1 और 4 आपका सत्य नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा, क्योंकि आपको दिए गए कथन में 1 और 4 सत्य नहीं है, क्योंकि स्थगन केवल एक निर्दिष्ट समय घंटों दिनों हफ्तों के लिए सदन की बैठक को स्थगित करता है, बल्कि सत्र को समाप्त नहीं करता है। जब सदन फिर से मिलता है तो वही सत्र जारी होता है। सत्र का सत्रावासन करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, ना कि अध्यक्ष के पास। अध्यक्ष केवल सदन को स्थगित या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1 और 4 आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हम अपनी चारों ओर की वस्तुओं को प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 107 है। निम्नलिखित में किसका वेग सबसे अधिक है? किसका वेग सबसे अधिक है? तो आपको प्रकाश का वेग सबसे अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 108 देखेंगे। अंगूर, इमली और केले में कौन सा कार्बनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो आपको टार्टेरिक अम्ल में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। अंगूर, इमली और केले में टार्टेरिक अम्ल की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 109 है। तारों को टिमटिमाना प्रकाश के किस कारण होता है? तो किस कारण से होता है? तो आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा का कण प्रतिकण जोड़ा बनाता है? तो कौन बनाता है? तो आपको इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन बनाता है। आपको कण प्रतिकण जोड़े पे वे कण शामिल होते हैं जिनका द्रव्यमान समान होता है, लेकिन विद्युत आवेश और क्वांटम संख्या विपरीत होती है। पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का वह प्रतिकण है जो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि पोजिट्रॉन पर समान द्रव्यमान के साथ धनात्मक आवेश होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 111 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कण है? निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कण है? तो आपको कौन है? क्वार्क है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वार्क एक मौलिक कण है। यह ब्रह्मांड के उन चुने कणों में से एक है जिन्हें छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। 3 प्रतिरोध 5 ओम, 4.5 ओम और 3 ओम को इस तरह से संयोजित करें कि ये संयोजन के कुल प्रतिरोध अधिकतम हो। तो आपका राइट आंसर होगा 12.5 ओम। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। दिए गए प्रतिरोधों में अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़े गए 3 प्रतिरोधों को श्रेणी प्रतिरोध 12.5 ओम प्राप्त हो कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 113 देखेंगे। 100 डेसिबल शोर स्तर किसके अनुरूप होगा? 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके अनुरूप होगा? तो किसके अनुरूप होगा? तो आपको
मशीन मशीन शॉप का शोर के अनुरूप होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है, 4 के हर्ट्ज है। इसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। तो इसे 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो आपको कितना समय लगेगा? तो 2.14 सेकेंड लगेगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। 115 है। प्रश्न संख्या 115 देखेंगे। एस्पिरिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है। तो आपको एस्पिरिन मादक दर्दनाशक वर्ग से संबंधित, एस्पिरिन मादक दर्दनाशक वर्ग से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। एस्पिरिन के बारे में कथन ए सत्य नहीं है, क्योंकि एस्पिरिन मादक दर्दनाशक वर्ग से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक गैर मादक दर्दनाशक श्रेणी में आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 116 देखेंगे। परमाणु नाभिक का घटक क्या है? परमाणु नाभिक का घटक क्या है? तो आपका इसको हम देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन तो आपको हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक का घटक क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसमें अंदर मौजूद नहीं होते। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 117 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है गलत। तो आपको परमाणु के नाभिक अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका गलत पूछा है, तो राइट आंसर ये होगा, क्योंकि अंदर दिए गए कथनों में ये गलत है, क्योंकि परमाणु के विद्युत तटस्थता नाभिक के अंदर मौजूद प्रोटॉन और नाभिक के बाहर चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान के कारण होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये गलत है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 देखेंगे। प्रश्न संख्या 118 प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो आपको यूरिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। फ्रेडरिक बोल्हर ने 1828 में प्रयोगशाला में यूरिया NH2CONH2 का संश्लेषण करके पहले वैज्ञानिक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 119 देखेंगे। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु किससे बनी है? सबसे भारी धातु किससे बनी है? तो आपको यूरेनियम से बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। यूरेनियम का घनत्व 19.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इन चारों विकल्पों में सर्वाधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 है। जब लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? आपको लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको भी होगा। जब लेड नाइट्रेट का घोल पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 121 है। आयोडीन युक्त नमक होता है। आयोडीन युक्त नमक होता है तो आपको पोटेशियम आयोडाइड होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 122 है। निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोकार्बन की 80% कार्बन है? निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोकार्बन में 80% कार्बन है? तो आपको किसमें है? तो एथेन में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको एथेन में C2H6 में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 123 है। सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला जैव हथियार है। तो आपको कौन सा जैव हथियार है? आपको सी बैसिलस एंथ्रेसिस है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बैसिलस एंथ्रेसिस सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला जैव हथियार माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 124 है। ध्वनि तरंगे दो लगातार संपीड़न के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दो लगातार संपीड़न या दो लगातार विरल के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 125 है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की निम्नलिखित प्रक्रिया के ट्रिकलिंग फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो आपको किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा जैविक उपचार में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। ट्रिकलिंग फिल्टर का उपयोग जैविक उपचार में किया जाता है। यह द्वितीयक उपचार का हिस्सा है। यह सूक्ष्मजीव अवयव रूप में प्रदूषकों को हटाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 126 है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो आपको एंटोमोलॉजी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
प्रश्न संख्या 127 देखेंगे, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता? कार्बन नहीं होता है पूछा गया है, तो आपको किसमें कार्बन नहीं होता? तो आपको रेत में कार्बन नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। रेत में कार्बन नहीं होता क्योंकि रेत मुख्य रूप से सिलिका SiO2 से बनी होती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 128 देखेंगे, नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है किसी जीव के नाम के दो भागों में लिखना। इसके दो भाग क्रमशः हैं, तो कौन से हैं? तो आपको वंश और जाति। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। द्विनाम पद्धति के दो भाग क्रमशः वंश और जाति का है। द्विनाम पद्धति का वर्णन कैरोलस लिनियस द्वारा किया जा गया है। पहला भाग वंश होता है और दूसरा भाग जाति होता है, दोनों मिलाकर वैज्ञानिक नाम बनते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 129 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, तो आपको किसका? प्लासिड्म किया जाता है, प्लासिड्म का किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लासिड्म का उपयोग किया जाता है। यह डीएनए का एक छोटा गोलाकार टुकड़ा है जो क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होता है। प्लासिड्म मुख्य रूप से बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और इसका उपयोग जीन को हस्तांतरित करने के वाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 130 है, 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की सीमा में सबसे अच्छी तरह बढ़ने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपको साइकोफिल्म्स कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको भी होगा। साइकोफिल्म 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे अच्छी तरह से वृद्धि करता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 131 है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक मूल का है? कार्बनिक मूल का है, तो कौन है? तो आपको मूंगा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। मूंगा एक जैविक रत्न है जो समुद्री अकशेरुकी जीव है जो फाइलम नीरेडिया से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 देखेंगे। प्रश्न संख्या 132 है, टिक्का माइट्स वास्तव में क्या है? टिक्का माइट्स वास्तव में क्या है? आपको क्या है? इसका राइट होगा एरानिकिड्स है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। किड्स और माइट्स क्लास एराकिड्स से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 133 है, निम्नलिखित में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा है? आपको किसका है? आपको चींटी का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के वजन के अनुपात में बड़ा है। चींटी का सिर का आकार शरीर के आकार से लगभग 15% होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 134 है, स्प्रिंग निर्यातक के वाली एक स्प्रिंग में दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है। अब प्रत्येक आधे हिस्से का स्प्रिंग का निर्यातक क्या है? तो क्या है? तो आपको 2K है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। स्प्रिंग दो बराबर हिस्सों में काटने पर उसके प्रत्येक भाग का कड़ापन बढ़ जाता है जिससे नया निर्यातक 2K प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 135 है, वर्गीकरण के दृष्टि से इनमें से कौन सा सही समूह है? तो कौन सा सही समूह है? तो फूलस है, पाइमा है, घोंघा और कटल फिश है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। फोलम, फाइमा और कटल फिश मोलस्का से संबंधित है। अंश समूह को अलग अलग फाइलम के जीव शामिल है जैसे स्टारफिश, इकाइंड्रोमामेटा, जबकि जेलीफिश नेडेरिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 136 है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है? तो कोर के अंदर प्रभावित होने वाली धारा से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कोर प्रभावित होने वाली धारा के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 138 देखेंगे। डायनमो एक ऐसा उदाहरण है जो परिवर्तित करता है। डायनमो एक ऐसा उदाहरण है जो परिवर्तित करता है, तो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 है, वायरलेस संचार पृथ्वी की सतह पर वापस किसके द्वारा परिवर्तित होता है? वायरलेस संचार पृथ्वी के सतह पर किसके द्वारा परिवर्तित होता है? तो आपको किसके द्वारा परिवर्तित होता है? इसका राइट आंसर हम देखेंगे तो हो जाएगा आयन मंडल के कारण। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। वायरलेस संचार आयन मंडल द्वारा वापस परिवर्तित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 139 है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच का मूल अंतर क्या है? तो आपको अंतर पूछ रहा है, तो इसका राइट होगा। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में
कंप्यूटरेट होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच मूल अंतर यह है कि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में कंप्यूटरेट होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 140 है, ब्रह्मांडीय किरण है। ब्रह्मांडीय किरण है तो आपको ब्रह्मांडीय किरण आवेशित कण है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। ब्रह्मांडीय किरण मुख्य रूप से उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण होते हैं जो मुख्य रूप से प्रोटॉन और अल्फा कण से बने होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 देखेंगे। यहाँ से मैथ रीजनिंग चालू, इसे स्वयं बना ले। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो इसका 141 का राइट आंसर सी होगा, 9:16.4/11। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 है, इसका राइट आंसर होगा सी, शाम 6:36। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 देखेंगे। प्रश्न संख्या 143 देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा बी, 9.3/8 दिन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 144 देखेंगे तो 144 है तो आपको 144 हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए, 40। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 145 देखेंगे, इसका 6 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, 45 का बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 है, इसका राइट आंसर होगा ए, 2884 दिन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 है, इसका राइट आंसर 150 लीटर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 देखेंगे, इसका राइट होगा 16,800। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे, 149 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 16.8। इस प्रकार राइट आंसर बी। इस प्रकार आपका अरिहंत का सेट नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम देखेंगे सेट नंबर 2। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।